नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम पड़ताल, जानेंगे ताजा अपडेट अपने संवाददाता से। सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो इन 3 खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर कांग्रेस से जुड़ी। जी हां, जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस वक्त तो मुश्किल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से अहम फैसला सुनाया जाएगा। 29 जुलाई को ये अहम फैसला नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सुनाया जाएगा। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता देते हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि दूसरी प्रमुख खबर रेलवे से जुड़ी। जी हां, अब आपकी सेफ्टी पर रेलवे की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है और अब कई ट्रेनों में ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आखिर कितनी ट्रेनों में लगेंगे और किस तरीके से पहुंचेगा इससे फायदा, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता देते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में आखिर AAIB की जो ये प्रारंभिक रिपोर्ट है वो क्या कुछ कहती है इस हादसे को लेकर, क्या कुछ इसके पीछे वजह सामने आई है, और साथ ही ब्लैक बॉक्स खुलने के बाद में उसमें क्या कुछ पायलट की रिकॉर्डिंग निकल कर सामने आई, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब 29 जुलाई को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल कोर्ट 29 जुलाई को यह तय करेगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य को समन किया जाए या फिर नहीं, आरोपी के तौर पर। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चार्जशीट दायर कर रखी है, जिसमें कई आरोप राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य लोगों पर लगाए गए हैं। दरअसल ईडी ने गांधी परिवार और अन्य लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA की धारा 3 यानी मनी लॉन्ड्रिंग और धारा 4 मनी लॉन्ड्रिंग की सजा के तहत चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि इससे पहले सोनिया गांधी की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपनी दलीलें पूरी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। करेंगे चर्चा इस पूरे मामले को लेकर। उससे पहले आपको दिखाते हैं नेशनल हेराल्ड के इसमें फैसला सुरक्षित। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें कहीं ना कहीं अब बढ़ सकती हैं और 29 जुलाई को कोर्ट जो है वो अपना अहम फैसला सुनाएगा। 29 जुलाई तक के लिए ये फैसला अभी रख लिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो इस वक्त सुरक्षित रखा है। दरअसल ईडी ने 751.9 करोड़ की जो संपत्तियां हैं वो भी अटैच की हुई हैं और अब जो चार्जशीट सामने है उसमें कई सारे आरोप भी ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। और इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इसमें कई सारे नाम भी हैं इस पूरे मामले में। डॉटेक्स मर्चेंडाइज और साथ ही सुनील भंडारी का भी नाम इसमें शामिल है बताया जा रहा है। और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे जो कि साजिश के तहत ट्रांसफर किए गए थे, शेयर, ये पूरा मामला इस दौरान सामने है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संपत्ति हड़पने के लिए कर्ज का इस्तेमाल किया गया है नेशनल हेराल्ड केस में, ये बात ईडी की तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही आखिर नेशनल हेराल्ड को लेकर के क्या कुछ आरोप इस वक्त राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम उनके साथियों पर लगे हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी AJL के पास करीब 2000 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति थी। घाटे में चलने की वजह से कांग्रेस ने उसे 90 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त कर्ज दिया, जिसपे किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगा। साल 2010 में यंग इंडियन नाम से एक कंपनी बनाई गई और उसके बाद में इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी मेजॉरिटी शेयर होल्डर नजर आए। इन दोनों के पास में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास में 38% शेयर थे और 38% दोनों के पास में, यानी कि कुल 76% हिस्सेदारी इन्हीं दोनों के पास में थी इस नई कंपनी की। और कांग्रेस नेताओं, जिसमें अगर हम देखें तो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास, राहुल गांधी के पास है बाकी बचे हुए शेयर, जो कि अब दोनों का निधन हो चुका है। और राहुल गांधी यंग इंडिया के डायरेक्टर बनाए गए उसके बाद में इस कंपनी के। और इसके साथ ही जो लोग AGL में थे वही यंग इंडियन कंपनी में भी नजर आए। तो सोचिए कि किस तरीके से एक दूसरी कंपनी तैयार की गई। इसके अलावा साजिश के तहत AGL के 90 करोड़ के कर्ज को शेयरों में बदल दिया गया, क्योंकि वो कंपनी कर्ज पूरा नहीं कर पाई, अपना कर्ज नहीं चुका पाई, जिसके बाद में उसके शेयरों को बदल दिया गया, उसके पैसे को। इसके बाद 50 लाख रुपए में यंग इंडियन ने AJL को पूरी तौर से खरीद लिया।
और इसके बाद में एजेएल के सैकड़ों करोड़ के शेयर मिट्टी के भाव में यंग इंडियन को आवंटित कर दिए गए, एकदम मिट्टी के भाव में, सस्ते रेट में। यंग इंडियन को एजेएल के 99% शेयर हासिल हो गए। ये सब पूरी जो कहानी है वो चार्जशीट में दायर की गई है। इसके साथ ही एजेएल की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का अधिकार यंग इंडियन को देने के लिए ये पूरी जो आपराधिक साजिश है वो रची गई है, जिस पर कोर्ट अभी फैसला सुनाना है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा भी इस केस में आरोपी हैं। सोनिया गांधी और साथ ही राहुल गांधी के धोखाधड़ी भरे फैसलों से एजेएल के मेजॉरिटी और शेयर होल्डर्स को भी काफी नुकसान इसके जरिए पहुंचा है। एजेएल और यंग इंडियन की संपत्तियों को फिलहाल अभी तक ईडी जब्त कर चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी से जुड़ रहे, सीधा होने का रुख करते हैं। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि 29 जुलाई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल, देखिए सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब इस मामले में कोर्ट को ये तय करना है कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आरोपी के तौर पर समन किया जाए या ना किया जाए। ईडी इस मामले में लगातार बहस करते हुए कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया दोनों के खिलाफ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ एक मजबूत केस है और इसमें जो आरोप, जैसा आपने बताया कि जो पुरानी कंपनी थी एजेएल, उसके ऊपर 90 करोड़ रुपए का एक कर्ज था कांग्रेस पार्टी ने, जिसको समय समय पर वित्तीय मदद दी थी, उसके चलते माफ कीजिएगा, और उसके चलते ये 90 करोड़ का जो कर्ज था उसको चुकाने के लिए 5 लाख के पेड अप कैपिटल से यंग इंडियन नाम की कंपनी गठित की गई और उसने 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाले एजेएल को अधिग्रहित कर लिया। इसमें एक शिकायत ये भी है कि एजेएल में जो शेयर होल्डर्स थे उनको ना सूचित किया गया, ना उनसे मंजूरी ली गई और उनकी जानकारी के अभाव में ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास सारथी। लेकिन सीधे तौर पर आपके और जिस तरीके से इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में अब आगे आने वाले टाइम में मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। यदि आप अमूमन ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास भी है, क्योंकि भारतीय रेलवे अब यात्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता करने जा रही है। रेलवे ने सभी यात्री कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इसका ऐलान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। उन्होंने कहा कि यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारतीय रेलवे के सभी 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं रेलवे अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि नॉर्दर्न रेलवे के कोच और इंजनों में ये ट्रायल इससे पहले सफल रहा है। अब ट्रेन में ये कैमरे कहां कहां लगाए जाएंगे बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सीसीटीवी से लैस होंगे रेलवे कोच और इंजन। तो रेलवे की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और रेल मंत्री ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दी है। सीधे तौर पर 74,000 कोच और साथ ही 15,000 इंजन में ये सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों की सुरक्षा को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। हर कोच में 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी एक झलक, एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रत्येक लोकोमोटिव में 6 कैमरे लगाए जाएंगे, जो निर्देश इस वक्त दिए गए हैं सीसीटीवी लगाने को लेकर। इसके साथ ही लोको इंजन और साथ ही कोच में सफल परीक्षण इससे पहले किया गया है और उसके बाद में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। रेल मंत्री ने कैमरे लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की है और साथ ही ये भी जाना है कि आखिर कितने समय में ये कैमरे लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा रेल राज्य मंत्री और बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तो सीधे तौर पर अब यात्रियों की सुरक्षा पर सीधे तौर पर फोकस है रेलवे का और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही ये सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को अब एक नई ताकत मिलती हुई नजर आई। कैसे, वो आपको बताते हैं। शरारती तत्वों की पहचान करने में कहीं ना कहीं इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए मदद मिल सकेगी। इसके साथ ही भोले भाले यात्रियों को जो फायदा उठाते हैं बदमाश और गिरोह, उनको पकड़ने में भी अब आगे आने वाले समय में मदद मिलेगी। कैमरे लगने में ऐसी घटनाओं में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कमी आएगी, ऐसे अपराधों पर नकेल कस पाएगी और यात्रियों की सुरक्षा भी होगी। सामान्य आवागमन क्षेत्र में ये तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे कि आखिर कोच से कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर निकल रहा है, पूरी सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होंगी। यात्रियों की निजता का भी हालांकि पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी प्राइवेसी का, और साथ ही कोच के बीच में ये कैमरे नहीं लगाए जाएंगे। तो ये तमाम जानकारी इस वक्त सामने आई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इन कैमरों में
360 डिग्री कवरेज है, यानी कि ये कैमरे जो हैं वो 360 डिग्री घूम करके सारी चीज़ें वहाँ उस दौरान की रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रत्येक डिब्बे में 4 डोम सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और हर एंट्री गेट पर 2 और हर लोकोमोटिव में 6 सीसीटीवी कैमरे होंगे, यानी कि उस कोच में किस समय कौन व्यक्ति चढ़ रहा है और कौन व्यक्ति उतर रहा है, ये सब अब सीसीटीवी की निगरानी में होगा। लोकोमोटिव के आगे पीछे भी कैमरे होंगे और इसके साथ ही प्रत्येक कैब के आगे और पीछे में एक डोम सीसीटीवी लगाया जाएगा। तो सोचिए कि किस तरीके से सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है, जो यात्री उसमें सफर करते हैं उनकी सुरक्षा का किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। तो प्रत्येक डिब्बे में 4 डोम सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब कम लाइट में भी ये कैमरे जो हैं वो फुटेज ले सकेंगे। इसकी कई सारी खूबियां भी हैं इन कैमरों की। रेल मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ उपकरण इस्तेमाल पर सीधे तौर पर जोर दिया है और नवीनतम मानकों वाले ये सीसीटीवी कैमरे होंगे, जो अगर लाइटें अगर बंद कर दी जाएं कोच की तो उसके बावजूद भी ये फुटेज ले सकते हैं। STQ से प्रमाणित तो ये सीसीटीवी कैमरे होंगे, यानी कि जो अत्याधुनिक तकनीक है उससे ये लैस होंगे। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से ट्रेन जब दौड़ेगी तो उस दौरान भी हाई क्वालिटी फुटेज ये सीसीटीवी कैमरे प्रोवाइड करा सकते हैं। कम लाइट में भी हाई क्वालिटी फुटेज हम सभी को और उपलब्ध होगी। तो सीधे तौर पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। राजेश, यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसमें 75,000 ट्रेनों में ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से डिटेल आपने पूरी जानकारी दी है, यह भारतीय रेल के मुसाफिरों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आए दिन रेल में जो घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं जो घटती रही हैं, उस पर नकेल कसने के लिए भारतीय रेल ने पूरी तौर पर यह मुकम्मल तैयारी की है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को एक बैठक, जो समीक्षा बैठक थी, उसके दौरान इस तरह की जो फैसले हैं उसकी जानकारी दी है। और निश्चित तौर पर अमूमन ये देखा जाता था कि अगर रेलवे के बोगी और डब्बों में जब कोई घटना घटती थी उसके बाद जो पुलिस के जवान थे वो आते थे और उसकी पड़ताल करते थे, लेकिन कई बार सुराग नहीं मिलने या फिर कई बार ऐसा देखा जाता था कि कोई भी साक्ष्य नहीं मिलने की स्थिति में लोग जो अपराधी हैं वो बरी हो जाया करते थे। लेकिन सीसीटीवी कैमरे से जब लैस होगी बोगियां तो निश्चित तौर पर अपराधियों पर नकेल कसा जा सकेगा और अपराधियों को कहीं ना कहीं चिन्हित करने का काम सीसीटीवी कैमरे के द्वारा किया जाएगा। तो यह एक भारतीय रेल की अनोखी पहल है। और हमने देखा था कि कई बार ट्रेन में जब छेड़खानी की घटनाएं घटती हैं, महिलाएं वीडियो बनाने की कोशिश करती हैं जब जो आरोपी है उनका, तो कई बार महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ ज्यादती की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। चलती ट्रेन में उन्हें मारा पीटा जाता है या उन्हें बाहर फेंकने की कोशिश की जाती है। ऐसे में साक्ष्य कुछ भी रहता नहीं है। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं कि किसी को रेलवे ट्रेन से अगर बाहर फेंकने की कोशिश की जाएगी तो सीसीटीवी कैमरे में ये तमाम घटनाएं जो हैं वो कैद हो जाएंगी। और निश्चित तौर पर रेलवे के जो मुसाफिर जो पीड़ित होंगे वो आरोपी तक पहुंचने में पुलिस जो है वो काफी सीसीटीवी के मदद से पहुंच सकेगी। तो यह भारतीय रेल की ये पहल जो है आने वाले दिनों में बहुत रंग लाएगी। और ये उम्मीद की जा रही है कि जहां लोकोमोटिव पर भी सीसीटीवी लगाए जाएंगे तो कई बार आप देखते हैं कि पत्थरों से जब लोकोमोटिव के शीशों को तोड़ा जाता है, आपने देखा कि वंदे भारत ट्रेन जब कई बार चली उसके शीशों को तोड़ने की कोशिश की गई। तो अगर लोकोमोटिव पर भी, इंजन पर भी अगर वो लगा रहेगा सीसीटीवी तो वैसे तत्वों की भी पहचान करने में बहुत मदद मिलेगी। जो लोग पथराव की घटनाएं करते हैं, जो लोग छेड़छाड़ करते हैं ट्रेन की बोगियों के साथ, और उन लोगों को पुलिस जो है, जो आरपीएफ के जवान है वो पकड़ने में कामयाब हो सकेंगे। तो भारतीय रेल की प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। खास करके महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ही राजेश इन कैमरों, सीसीटीवी कैमरों की बात करें तो अत्याधुनिक तकनीक से ये कैमरे लैस है। 360 डिग्री ये घूम सकते हैं और जब ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी तो उस दौरान भी ये हाई क्वालिटी फुटेज जो है वो प्रोवाइड करा पाएंगे। साथ ही कोच में अंधेरे के टाइम पे जब रात को लाइटें बंद कर दी जाती हैं तो उस दौरान भी हाई क्वालिटी फुटेज ये सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 360 डिग्री पर वो कैमरे जो हैं वो मूव करते रहेंगे। तो ऐसे में आजू बाजू, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कहीं भी जो है
कोई घटना अगर घटती है तो जी। उसको सीसीटीवी कैमरों के द्वारा चिन्हित किया जा सकेगा, उसको कहीं ना कहीं एक साक्ष्य को इकट्ठा किया जा सकेगा। और अमूमन हमने ये देखा है कि साक्ष्य के अभाव में आरोपी जो है वो बरी हो जाते हैं या उन तक पुलिस जो है वो पहुंच ही नहीं पाती है। लेकिन इस तरह के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में जब रेलवे की बोगियां होंगी और उसमें मुसाफिरों की निजता का भी ख्याल रखने की कोशिश की गई है जी। कि जो एंट्रेंस होगा एंट्रेंस पर लगाए जाएंगे, जो दो कैमरे जो है वहां पर लगेंगे, लोकोमोटिव पर लगेंगे, भीतर जो है जो निजता है उसका भी ख्याल रखने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित तौर पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश भारतीय रेल के द्वारा की जा रही है। और यह जो एक अभिनव प्रयोग हम कह सकते हैं, इसके द्वारा कहीं ना कहीं वैसे मुसाफिरों को बहुत राहत मिलेगी जो मुसाफिर ट्रेन में चलते वक्त अपने को महसूस नहीं करते थे, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। लेकिन इसके साथ ही खासतौर पर मुसाफिरों की जब हम बात करें तो उसमें जो महिलाएं हैं जो अधिकतर अपने बच्चों के साथ में सफर करती हैं, कोई पुरुष उनके साथ नहीं होता, उनको सबसे ज्यादा डर रहता है इन चीजों का। तो ऐसे में उनको सबसे ज्यादा सुरक्षा आगे आने वाले समय में मिलेगी ये सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद। बिल्कुल सही कहा आपने कृतिका की वैसी महिलाएं जो अपने बच्चों के साथ सफर करती हैं और कई बार पुरुष जो हैं वो नहीं होते हैं, उनके अभिभावक उनके साथ नहीं होते हैं, और ऐसी स्थिति में उनके लिए सुरक्षा जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, क्योंकि जो परिजन है वो भी परेशान रहते हैं कि आखिर ट्रेन की बोगियों में जो महिलाएं परिवार की सफर कर रही हैं वो किस तरीके से सफर कर रही हैं, बच्चे जो है महफूज तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं अथवा नहीं पहुंच रहे हैं, यह एक बड़ी चिंता परिवार की होती है। और इस चिंता के साथ भारतीय रेल ने खुद को संबद्ध किया है, खुद को एसोसिएट किया है, जिससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वैसे मुसाफिरों के लिए राहत की खबर होगी जो अपने बच्चों के साथ जो महिलाएं सफर करती हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। और वैसी महिलाएं आराम से ट्रेन की बोगियों में सफर कर सकेंगी, आराम से वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकेंगी। तो भारतीय रेल ने एक अभिनव प्रयोग किया है, अब देखना होगा कि यह प्रयोग कितना सफल हो पाता है। लेकिन जिस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये उम्मीद जाहिर की है या व्यवस्था कायम करने की कोशिश की है, उससे हम कह सकते हैं कि हौसले अगर बुलंद हो तो सफलता जरूर मिलती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रेलवे की तरफ से ये महत्वपूर्ण कदम यात्रियों की सुरक्षा में उठाया गया। इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की गुत्थी अब सुलझती हुई नजर आ रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, जिसमें बताया गया है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही एयर इंडिया विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ और 241 यात्रियों की मौत हो गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को 15 पेज की ये रिपोर्ट सार्वजनिक की। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान मात्र 30 सेकंड के करीब ही रही और इस समय तक रिपोर्ट में बोइंग 7878 विमान और साथ ही इंजन को लेकर किसी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश भी नहीं की गई है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में मौसम, बर्ड हिट और साथ ही किसी भी कारण का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया अभी तक और ब्लैक बॉक्स डेटा की जांच अभी भी जारी है और आगे आने वाले समय में उसकी भी एक रिपोर्ट सामने आएगी। करेंगे चर्चा इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं AAIB की ये रिपोर्ट में और क्या कुछ बताया गया है। तो AAIB की ये रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें 15 पेज की ये प्रारंभिक रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है। जो ब्लैक बॉक्स है उसमें क्या कुछ बातचीत हुई है पायलट की, वो सामने आया। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से फिलहाल अभी तक अगर हम देखें तो किसी प्रकार का कोई भी निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आया है। अभी तक किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है कि आखिर ये हादसा किस वजह से हुआ, किस कारण से हुआ, किसकी गलती थी, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ब्लैक बॉक्स डाटा की जांच जो है वो भी अभी लगातार जारी है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही दोनों इंजन जो है प्लेन के वो बंद हो गए थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। इसके साथ ही मौसम, बर्ड हिट या फिर सबोटाज जैसी कोई भी वजह इस दौरान सामने नहीं आई है जो इस हादसे का कारण हो। ईंधन के सैंपल भी सही पाए गए हैं, उनमें भी किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं। लेकिन इसके साथ ही APAI ने भी कहा है कि पायलट्स पर जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का दोष ना दिया जाए। दोनों पायलट अनुभवी और पूरी तरह से फिट थे, ये बात कही गई है।
इसके साथ ही बोइंग और एयर इंडिया जांच एजेंसियों का भी सहयोग लगातार किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें इस रिपोर्ट के जरिए सामने आई, लेकिन आखिर सवाल ये है कि कैसे कट हुए फ्यूल स्विच। एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल प्रारंभिक रिपोर्ट में ये जो चौंकाने वाला खुलासा इस वक्त हुआ है कि अचानक से जो दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच हैं वो कट ऑफ हो गए, बंद हो गए, और दोनों स्विच 1 सेकंड के अंदर पर बंद हुए हैं, एक साथ बंद हुए हैं। और कॉकपिट रिकॉर्डिंग जो सामने आई है, उस रिकॉर्डिंग में भी जो पायलट्स आपस में बात की है वो साफ हुआ है। दरअसल इस रिकॉर्डिंग में जो सामने आया है उसमें बातचीत में एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा है कि तुमने फ्यूल बंद किया है क्या, जिसके बाद में जवाब देता है दूसरा पायलट कि नहीं, मैंने ये नहीं किया है। उसके बाद में दोनों पायलट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इंजन को दोबारा से स्टार्ट करने की, लेकिन उनकी ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम रहती है और मात्र 32 सेकंड में ही ये विमान नीचे आ जाता है और हादसे का शिकार हो जाता है। 241 यात्रियों के इस हादसे में मौत हो जाती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ये तकनीक या फिर मानवीय भूल थी। एक नजर उस पर भी डालते हैं। कॉकपिट में थ्रस्ट लीवर के पास फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है और स्प्रिंग लोडेड और लॉकिंग सिस्टम वाले ये स्विच होते हैं, जिसके जरिए कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि विमान इंजन जो है वो दोबारा चालू हो, और साथ ही फ्यूल स्विच गलती से नहीं हिल सकते। 3 स्टेप में ये फ्यूल स्विच हिलते हैं और ऐसे में पकड़ना या फिर डिटेंट लॉक से निकालना और फिर रिलीज करना, तो अचानक से तो ये फ्यूल बंद नहीं हुए हैं। तो ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं इस बीच। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त शुभांशु शुक्ला, जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर से वापस आ रहे हैं और वहां से अब रवाना होने की ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। वहां की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो शुभांशु शुक्ला अपने 3 और साथियों के साथ इस वक्त सवार होते हुए नजर आए और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल उनकी लैंडिंग होगी और ये खास तस्वीरें। And you just heard some conversation there about configuring the big loop. The big loop is a central communications loop for all teams supporting the operational activities today. So it's one central. Dragon Houston on Space to Ground 2. Heads up, we are still in hardline audio config. Stand by for big loop audio config. Dragon copy. So it's one central loop that the International Space Station Flight Control Team, the SpaceX Flight Control Team in Hawthorne, California, as well as the International Space Station and the Dragon crew can communicate on during the undocking and departure activities. So the teams are currently working to configure that big loop and get it into a operational configuration to deport. Go ahead on 2. Yep, the hatch seal for the Dragon forward hatch has quite a bit of dust on it, so we're going to use the vacuum cleaner and clean it real quick. Just wanted to keep you guys up to date. Copy, thank you. And you just heard some additional communication as they work to prepare for today's hatch closing operations. Again, we are expecting hatch closing to take place in the next 15-20 minutes or so. The crew continuing to work through procedures to don or put on their spacesuits. And then once that takes place and all 4 Axiom Mission 4 crew members are seated, that hatch close will begin to take place, and that includes both the hatch on the Dragon side as well as the APAS hatch on the space station side. And NASA astronaut Nicole Ayers is on top aboard space station to assist with the Dragon and space station hatch close operations today. And then for undocking, NASA astronaut Anne McLean will be on top to monitor that from the space station.
We are now about 2 hours and 10 minutes over. तो इस सीधे तौर पर ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जहां पर इस वक्त अनडॉकिंग की ये पूरी प्रक्रिया इस वक्त तैयारियां वहां पर चल रही हैं और बहुत जल्द ही शिवांशु शुक्ला अपने तीनों साथियों के साथ पृथ्वी पर कदम रखेंगे और कहीं ना कहीं वहां पर करीब 18 दिन वहां पर गुजारने के बाद में कई सारे प्रयोग किए गए। उन प्रयोगों के साथ अब वो वापस धरती की ओर लौट रहे हैं। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, बात भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो रिपोर्ट सामने आई है हादसे की, उस रिपोर्ट के बाद में 15 पन्नों की ये रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि क्या कुछ बातचीत दोनों पायलट्स के बीच में हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। तापस, ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई सारी चीज़ें और कई सारे अहम खुलासे भी किए गए कि दोनों इंजन अचानक से बंद हो गए, लेकिन पायलट आपस में बात करते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या ये इंजन तुमने बंद किया है, तो दूसरा पायलट कहता है कि नहीं, मैंने बंद नहीं किया है। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में क्या कुछ और निकलकर सामने आया है 15 पेजों की इस रिपोर्ट में? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है कि क्योंकि बहुत जगहों पे चल रहा है कि क्या पायलट की गलती है। नहीं, पायलट की गलती नहीं है। ये इससे खास तौर से पता चल रहा है, ये बता रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि हम में से किसी ने नहीं किया। तो ये पायलट का जो कहा जा रहा है कि ह्यूमन एरर, वो ह्यूमन एरर है ही नहीं। अब दूसरा एंगल क्या बचता है? दूसरा एंगल बचता है कि क्या यहाँ पे टेक्निकल या मैकेनिकल फेलियर है। वो होने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि एक 2018 का एक यूएस का एक रिपोर्ट आया था, एक उन्होंने एक एडवाइजरी एक तरह से दी थी। उसमें कहा गया था कि ये जो ऑन ऑफ वाला स्विच का है, ये जब प्लेन चले तो एयरलाइंस जो है इसको भी एक बार चेक कर ले। ये 2018 में एक उन्होंने निकाली थी एक एडवाइजरी टाइप की। तो क्या एयर इंडिया या बोइंग ने इसको चेक किया था जब ये प्लेन चलने वाला था? ये एडिशनल चेक्स बोलते हैं इसको। एक होता है नॉर्मल चेक, जो आप एक प्लेन के नॉर्मल तरीके से जब चलती है तो उसमें नॉर्मल चेक्स चलाया जाता है, और एक होता है एडिशनल चेक्स जो उसके बाद लिया जाता है। तो ये एडिशनल चेक्स में था, तो ये क्या लिया गया था? नहीं। क्या बोइंग को लगा था जब बोइंग ये बात कर रहा था, तो क्या उन्होंने ये चीज़ें इंडिया से बात की, उन्होंने एयर इंडिया या दूसरे जो एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं उनसे बात की कि ये इनको एडिशनल नहीं, इसको मैंडेटरी करना चाहिए? तो ये सब चीज़ें बहुत अहम हो जाती है। और दोनों इंजन जो हैं इस वक्त क्वारंटाइन किए गए हैं, अलग से रखे गए हैं हैंगर में, और इन पे जांच चल रही है। और ये जांच करीब 1 साल तक चलती है। ICAO जो है इंटरनेशनल एजेंसी है जो एक कहता है कि मापदंड का, तो ये 1 साल तक ये जांच चलती है। उसके मतलब मैक्सिमम उनको 1 साल तक उनका एक वो होता है, तो 1 साल के अंदर रिपोर्ट आनी होती थी। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, पहली बात। दूसरी ये है कि जो फाइनल रिपोर्ट और प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में अंतर होता है। ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो थी, ये रिपोर्ट भी नहीं, इसको एक तरह से इन्होंने एक डिटेल, अगर आप पढ़ें पूरी 15 पेज की जो ये रिपोर्ट है, अगर आप देखें तो उसमें इन्होंने डिटेल दिया कि कब से क्या हुआ, जो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो दी गई थी। अंत में इन्होंने कहा कि इस पे अभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हम लोग किसी चीज को रोके। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि इसमें इंजन को रोक नहीं सकता, अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इंजन खराब है या इंजन के ऊपर कुछ सवाल या निशान है, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। तो अभी फाइनल रिपोर्ट जब तक नहीं आती तो कोई भी ऐसी अफवाह या ऐसी खबर से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। तो पूरे इस हादसे को लेकर के ये शुरुआती जो रिपोर्ट है वो इस वक्त सामने आ चुकी है। हालांकि अभी पूरी जांच इस पूरे हादसे को लेकर अभी भी जारी है और देखना होगा कि इस जो जांच अभी चल रही है उस जांच में इस हादसे के पीछे क्या कुछ कारण निकलकर सामने आता है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।